बेसिक अपना इंट्रोडक्शन देंगे और फिर हम शुरू करेंगे. वेरी बेसिक, चिल्ड आउट, कोई इसमें कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई क्वेश्चन आंसर नहीं है, फ्री फ्लोइंग कन्वर्सेशन. आप पहले अपने आप को इंट्रोड्यूस कर दीजिए. मेरा नाम प्रोफेसर जतेंद्र सिंह सिसोदिया है. मैं एक रिसर्च इंस्टीट्यूट में सोशल साइंस रिसर्च को पिछले 30 साल से कर रहा हूँ. और सिनेमा, अब मैं पूछूँ ना सिनेमा के ऊपर. सिनेमा पे आने से पहले आपका फर्स्ट मूवी गोइंग या थिएटर एक्सपीरियंस, उस टाइम पे तो सिनेमा थिएटर्स में कंज्यूम होता था जब आप बड़े हो, तो फर्स्ट एक्सपीरियंस, फर्स्ट फिल्म, या आपको क्या याद आता है धुंधली इमेज में भी, कहीं पर भी? मुझे अभी भी डिस्टिंक्टली याद है. मैंने पहली मूवी रतलाम में एक नया टॉकीज, दीपक टॉकीज में खेल खेल में लगी थी. और ये मुझे जहाँ तक याद है ऋषि कपूर और नीतू सिंह की वो फिल्म थी जिसका गाना मुझे आज भी याद है, कुल्लम कुल्ला प्यार करेंगे हम दोनों, इस दुनिया से नहीं डरेंगे हम दोनों. ये मेरे बहुत चाइल्डहुड की, बहुत अर्ली चाइल्डहुड की मेमोरी में है वो फिल्म, जिसको मेरे को याद है कि मैंने वो फिल्म देखी थिएटर में. क्या उम्र हुई होगी आपकी? मुझे लगता है मैं उस समय कोई 12-13 साल का रहा हूँ. अच्छा, और वो आपकी पहली फिल्म भी थी जो आपने देखी? यस. तो उस टाइम तक क्या फैसिनेशन था सिनेमा को लेकर, क्योंकि आसपास बात होती होगी? नहीं, उस समय कोई फिल्मों की बात नहीं होती थी, ना फिल्मों के कोई कैरेक्टर की बात होती थी. ये तो एक सहयोग था कि हम किसी कारण से रतलाम गए हुए थे और हमारे पास में वो मार्जिन था मैटिनी शो देखने का, दिन का शो. मुझे याद है शायद मेरे साथ मेरी बहन थी, मेरे पापा थे, हम सब लोगों ने मिल के देखी थी वो मूवी. तो वो एग्जैक्टली बता दो कौन लोग? पर हाँ, मुझे लगता है कि 2 बहनें और पापा, हम 4 लोग थे. और हम असल में हमारी मौसी के घर जा रहे थे और वहाँ जाने के लिए हमें रतलाम होना होता था. और उस ज़माने में बसें की फ्रीक्वेंसी बहुत नहीं होती थी, तो हमको जो बस मिलने वाली थी अगली, उसमें काफ़ी सारा समय था. तो हम, और वो बिल्कुल वहीं बस स्टैंड पर ही वो टॉकीज हुआ करता था, तो शायद वो भी एक बड़ा कारण था. और टॉकीज नया नया खुला ही था, तो ये सब चीज़ें एक साथ मिल गई थी. और वो ऐसे हम लोगों का वहाँ ऐसा कुछ नहीं कि हमने कोई बहुत पहले से सोच रखा था कि हम फिल्म देखने जाएंगे. तो वो एक पहला एक्सपोजर था. और अभी भी मुझे वो कैमरा, वो जो पर्दा और वो सीट्स और वो मतलब कुछ बहुत अजीब ढंग का याद है. वो अब थिएटर तो नहीं, वो थिएटर अब डॉल्बी डिजिटल वगैरह होके कुछ उसमें बदल गए हैं, मतलब वो एग्जिस्ट करता है. हाँ, अभी भी एग्जिस्ट करता है. आपके टाइम में मूवी गोइंग एक्सपीरियंस कैसा होता था? कितना फ्रीक्वेंटली जाते थे? क्या सोच के? उसके बाद मेरी स्कूलिंग जब खत्म होने के बाद जब मैं कॉलेज में आता हूँ, मतलब उससे पहले मुझे लगता है कि हमने कुछ मूवीज उस पे देखी, जो ये छोटे कस्बों में एक टीवी होता था, वो जो छोटा, कितने 14 इंच का 15 इंच का एक छोटा टीवी होता था. और VCR के थ्रू मूवीज दिखाने का जो चलन शुरू हुआ था, ये बात मैं कर रहा हूँ शायद 1983-84 का वर्ल्ड कप हुआ था, उसके आसपास. हमने वहाँ बकायदा वहाँ कुछ स्टूल्स या बेंच या प्लास्टिक की चेयर्स लगा के बिल्कुल पर्दा वर्दा करके, और वो बहुत छोटे कस्बों में वो एक सेटिंग होता था. तो वहाँ कुछ फिल्में देखी थी, पर वो फिल्में को बहुत याद नहीं है. लेकिन फिल्म का मुझे जो बहुत नहीं, इस आगे बढ़ने से पहले ये कौन ऑर्गेनाइज करवाता था ये वाली फिल्में? ये आता था VCR पर, वो पर्दा, टीवी और ये सब? ये असल में ये जो काम है, ये जो बहुत सारे दूसरे काम कर रहे थे कस्बों में, जो होता है ना थोड़े एक्टिव टाइप के लोग, जो थोड़े प्रयोगधर्मी लोग होते हैं समाज में, जिनको थोड़ा बहुत टेक्नोलॉजी का नो हाउ का थोड़ा बेसिक जिनको पता होता है, और जिनके और कोई काम है. जैसे एक वो होटल वाला था, तो होटल के बगल वाला हॉल खाली था, तो उस होटल वाले भैया ने कहा कि चलो ये वाला नया काम भी चालू कर देते हैं. तो उन्होंने होटल के साथ में इस काम को शुरू कर दिया था. तो कम्युनिटी थिंग होती थी कि आप पैसा देके जाते थे? नहीं, पैसा देके बहुत नॉमिनल था. बहुत 1 रुपया भी नहीं था शायद टिकट, मुझे याद है 1 रुपये से भी कम था. लेकिन उससे पहले
मैं प्रतापगढ़ में रहा हूँ बहुत लंबे समय तक, और प्रतापगढ़ में 2 टॉकीज हुआ करते थे, और प्रतापगढ़ में एक बिल्कुल बस स्टैंड पर प्रताप टॉकीज होता था, और उस प्रताप टॉकीज में मैंने बहुत मूवीज देखी है। ये 1982 की बात है, 1982, और 82 में मैं और हम लोग वो देते थे, उसमें 3 क्लास होती थी। एक होता था बालकनी, जो बिल्कुल ऊपर चढ़ के सीढ़ियाँ से जाना पड़ता था, उसका 3 रुपये 20 पैसे था, तो वो 3 रुपये 20 पैसे नहीं होते। हमारे पास था 1 रुपये 60 पैसे वाला टिकट, और एक था 2 रुपये 20 पैसे वाला टिकट। तो कभी कभी जब थोड़ा पैसा होता था तो 2 रुपये 20 पैसे वाला टिकट खरीदते थे, वरना हमारा जो यूजुअल जो टिकट लेते थे वो 1 रुपये 60 पैसे वाला, और वो 1 रुपये 60 पैसे में देखते थे। उसको मूंगफली क्लास भी बोलते हैं। वहाँ आप अगर जाएं तो बहुत सारी मूंगफली के दाने के छिलके बिखरे हुए मिलेंगे, उन्हीं को क्रॉस कर वहाँ बहुत सारे बीड़ी के टुकड़े मिलेंगे आपको, क्योंकि उस समय स्मोकिंग एट पब्लिक प्लेस वाज अलाउड, कॉमन था। तो वहाँ आपको हर कोई आपको बीड़ी पीता हुआ, आपके ऊपर बीड़ी के धुआं उड़ाता हुआ बहुत आसानी से मिलेगा। एसी वेसी का कोई कल्चर नहीं था, पंखे होते थे बड़ी मुश्किल से। और वो वाली फिल्में हैं, और वो फिल्में मुझे लग रहा है वो फिल्में जब मैं देख रहा था तो वो फिल्में अमिताभ बच्चन की फिल्में थी। वो फिल्में हमारी 80s की जो भी मूवीज है, अर्ली 80s की, वो सब अमिताभ बच्चन की फिल्में हैं। उस समय मुझे लगता है 1986 में वो मिथुन चक्रवर्ती की डिस्को डांसर, ये कुछ लोग आ रहे थे उस समय, जितेंद्र की कुछ फिल्में आ रही थी, पर मोस्टली वही फिल्में। फिर ऐसा होता था कि अमिताभ बच्चन का जो एंग्री यंग मैन वाला पूरा जो एरा है, वो आप तक जब आता था छोटी कस्बों में, तब तक टाइम लग जाता था कि बहुत समय मतलब वो फिल्म आती थी 4 साल बाद, 5 साल बाद उन छोटे कस्बों तक पहुंचती थी, मतलब फिल्म रिलीज होने के बाद में, क्योंकि उसमें तो लिमिटेड प्रिंट्स होते थे, और वो प्रिंट्स, और उसमें भी बकायदा वो जो वो बीच में वो भी आता था 1 2 3, मतलब वो रील खत्म हो गई है, अब दूसरी रील लगाई है, और वो कई बार तो रील लगने में कोई 2 मशीनें अगर चालू नहीं है तो 1 मिनट 1.5 मिनट का पॉज भी आता था बीच में, और वो उस तरह से फिल्म चलती थी। और हमको पता चल जाता था कि अब ये इंटरमिशन आने वाला है, क्योंकि अब ये इतनी रील है इसमें, टोटल इसमें से इतनी इसने दिखा दी है, तो बस ये लास्ट है, ये जैसे खत्म होगी तो अब इंटरवल वो आ जाएगा मध्यांतर, उसमें मध्यांतर लिखा हुआ आता था। और इसके अलावा फिर आगे जब आप बढ़ते हैं तो फिर उसके बाद जब मैं ग्रेजुएशन के लिए रतलाम आया तो वहाँ उस समय मुझे लगता है 3 या 4 टॉकीज थे, गायत्री टॉकीज, लॉकेन टॉकीज, ये दीपक टॉकीज, और एक प्रकाश टॉकीज, हाँ रतलाम में। तो रतलाम में नया टॉकीज जो था वो दीपक टॉकीज था, ये सिराना बस स्टैंड पे, और लॉकेन टॉकीज भी, तो जहाँ मेरा हॉस्टल था वहाँ से ये तीनों टॉकीज 1/2 किलोमीटर की रेडियस में थे। फिर एक टॉकीज था दूर, उधर रेलवे स्टेशन से आगे जाते हैं तो, और वहाँ मुझे लगता है हम कभी बहुत रेयरली ही जाते थे, बाकी मोस्टली हमारा इन्हीं 3 टॉकीज में। और गायत्री टॉकीज होता सबसे खराब वाली पिक्चर, पुरानी पिक्चर वहाँ लगी, थोड़ी अच्छी पिक्चर है लॉकेन टॉकीज में, और सबसे अच्छी पिक्चर है वो इसमें लगेगी दीपक टॉकीज में, क्योंकि ये सबसे नया था। बहुत सुंदर टॉकीज बना उज्जैन में, वो निर्मल सागर किला था बुधवारिया में, और बुधवारिया में बनने से पहले हमारा जो टॉकीज वॉचिंग था, ये फिल्म वॉचिंग था, वो भतवाल टॉकीज था, जहाँ शॉपिंग कॉम्प्लेक्स बन गया, और एक और टॉकीज था प्रकाश जो भी डिसमेंटल हो गया, वहाँ भी पेट्रोल पंप हो गया, और 2 टॉकीज हुआ करते थे यहाँ पे बिल्कुल ड्यूअल, सत्यम शिवम या ऐसा कुछ, ये यहाँ पे इंदौर रोड पे। तो ये तो मोस्टली हमारा फिर फिल्म वॉचिंग का मेरा एक नया मेरी लाइफ में एक स्टोरी एंटर होती है। मैं पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहा था उस समय, एक फ्रेंड था मेरा, उससे मेरी बहुत अच्छी दोस्ती हुई, वो डॉक्टर का लड़का था, और वो यहाँ ऋषिनगर में रहता था, और उसके पास में एक स्कूटर हुआ करता था, और वो हर सैटरडे सेकंड शो, क्योंकि मूवीज यूजुअली फ्राइडे को रिलीज होती थी या सैटरडे को रिलीज होती थी, पहले शायद सैटरडे को रिलीज होते थे, तो सैटरडे को मूवी लगती थी, और हम सेकंड शो 3 से 6 हमारा फिक्स था, तो वो आता था मुझे लेने हॉस्टल,
वहाँ से हम दोनों उसके स्कूटर पर बैठ के जाते थे। एक बार का टिकट का पैसा वो देता था, एक बार का मैं देता। स्कूटर की राइड उसकी तरफ से कॉम्प्लीमेंट्री हुआ करती थी। और मुझे लगता है कि हम उस जमाने में एवरी सैटरडे मूवी गोवर जो होते हैं ना, वो था ऑलमोस्ट ऑन रेगुलर बेसिस। उस समय फिर हमारे सामने ये जैकी श्रॉफ आ गया था, अनिल कपूर का दौर आ गया था, संजय दत्त आ गया था, माधुरी दीक्षित आ चुकी थी तब तक। ये वो दौर है मतलब पूरा सिनेमा का। और उस समय बहुत मूवी देखी, बहुत मतलब बहुत। और जैकी श्रॉफ का वो एंग्री यंग मैन की वो कुछ फिल्में हैं, वो बहुत फैसिनेट करती थी। और उस समय जो कथानक होता था या जो इश्यूज होते थे, वो ज़्यादातर वही थे कि समाज में बहुत सारा कुछ असमानताएं हैं, ग्रीफ है, एगोनी है, और उसके खिलाफ एक आदमी आता है और उस समाज को पूरा बदल देता है। वो अलग अलग कैरेक्टर होता है। वो आम आदमी हो सकता है, गरीब मोहल्ले से आया हुआ लड़का हो सकता है, पुलिस वाला हो सकता है, कोई भी हो सकता है। ऐसा कोई व्यक्ति आपकी लाइफ में जिसने आपको और मतलब इंट्रोड्यूस किया और सिनेमा को या प्रोत्साहित किया कि आप और देखें, ऐसा कुछ करें, ऐसा कोई? सिनेमा पर बात करने वाले बहुत लोग थे। सिनेमा के डिफरेंट एस्पेक्ट्स होते हैं। तो सिनेमा में जैसे म्यूजिक को बहुत सारे लोग डिस्कस करते थे। उनको बड़ा पुरानी फिल्मों के गाने याद है, उनके लिरिक्स याद है कि लिरिसिस्ट कौन था, म्यूजिक डायरेक्टर कौन था। जैसे मेरी म्यूजिक की समझ वहाँ जाकर फिर बाद में धीरे धीरे थोड़ा सा जो समझने की कोशिश की। नहीं तो मेरे को ये बहुत ज़्यादा आइडिया नहीं था कि इसमें म्यूजिक कंपोजर कौन है इस गाने का, या इस गाने के लिरिक्स किसने लिखे हैं। मुझे बहुत ज़्यादा याद था तो केवल वो सिंगर का नाम याद था कि इसने गाया। तो फिर धीरे धीरे लोग बताते थे कि नहीं, इसमें इनका बहुत बड़ा रोल है और इन्होंने ये किया है। तो ऐसे हॉस्टल में कुछ जो असल में ये जो उज्जैन का जो हॉस्टल का एक्सपोजर है वो पैन इंडिया था, विक्रम यूनिवर्सिटी। हाँ, उस हॉस्टल में मेरे साथ पढ़ने वाले लड़के वेस्ट बंगाल, बिहार, झारखंड, उत्तर प्रदेश, हिमाचल प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश। तो आप करीबन जब 8-10 अलग अलग डिफरेंट लैंग्वेज के, डिफरेंट कल्चर के बच्चों के साथ जब साथ रह रहे हैं, तो वहाँ आपको वो कॉमन प्लेसेस पर जब हम बातचीत करते थे, तो उन बातचीत में वहाँ पहली बार हमारी जो मेजर अपब्रिंगिंग थी वो रूरल एरिया राजस्थान से लगाकर मध्य प्रदेश के एक छोटे से वेस्टर्न मध्य प्रदेश के पॉकेट से उज्जैन तक की थी। लेकिन यहाँ आकर पहली बार ट्रू सेंस में ब्रॉडर पर्सपेक्टिव इन टर्म्स ऑफ लैंग्वेज, इन टर्म्स ऑफ कल्चर, इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिलीजन्स, क्योंकि बहुत सारे लड़के वहाँ पहली बार क्रिश्चियन कम्युनिटी के थे, जो चर्च गोअर थे, जो संडे को चर्च जाते थे। तो थोड़ा सा क्रिश्चियनिटी पर बात होती थी उनसे, वो खुद आके बहुत सारे डिस्कस करते थे। तो ये एक्सपोजर इंटर रिलीजियस, इंटरफेथ अंडरस्टैंडिंग का भी एक टाइम था। तो वहाँ सिनेमा डिस्कस उस तरह से बस होता था कि जिसका इंटरेस्ट है। जैसे मुझे अभी भी मेरी उस मेमोरी में एक डिस्टिंक्ट नाम है उद्धव ओझा का। उद्धव ओझा आज की हालत में फिल्मों में म्यूजिक कर रहा है। वो संजय लीला बंसाली की फिल्मों में म्यूजिक दे चुका है। ही इज ए म्यूजिक कंपोजर, ही इज ए रेपुटेड नेम। वो मास्टर्स इन म्यूजिक कर रहा था और वो एग्ज़ाम देने के लिए उज्जैन आया था और कोई 8-10 दिन हॉस्टल में ही रहा। तो वो जिस लड़के के साथ रहता था वो मेरा इमीडिएट जूनियर था। तो कई बार ऐसा हुआ कि वो शाम को 3-3, 4-4 घंटे के लिए मेरे पास आके बैठ जाते थे और हम लोग ऐसे ही कैजुअल गपशप करते थे। और उन गपशप के बाद में वो उसमें बहुत, मैं जगजीत उन दिनों में सुनना शुरू कर चुका था और वो जगजीत का दुनिया के जो बहुत जबरदस्त म्यूजिक के फैन होते हैं जगजीत के, उनमें से एक था। वो आकर जगजीत के कई सारी गज़लें मुझे लेट इवनिंग तक सुना था। और उसके पास में वो एक गिटार था या कुछ एक इंस्ट्रूमेंट था, उस इंस्ट्रूमेंट को बजाते हुए सुनाता था। और उसके अलावा एक और जो म्यूजिक
मेरे को जिसने बहुत ज़्यादा एक्सपोजर किया इवनिंग्स में, जब हम लोग बहुत लेजरली बैठते थे, तो एक बिहार से, रांची से एक लड़का आया था, वो ही वॉज ऑल्सो वेरी गुड सिंगर। उस 2 लोगों को ही सिर्फ गाता था, हेमंत कुमार और तलत अजीज, तलत महमूद और तलत अजीज, तो उन दोनों को वो सुनाता था। तो वो जो रेफरेंस ऑफ म्यूजिक है वो फिल्मों के बारे में डिस्कस करते थे कि दिलीप कुमार की ये फिल्में है, या जैसे हमने उस पिक्चर को भी जैसे बहुत उससे देखी थी उस समय सुभाष घई की फिल्म अगर आई है तो वो हमको देखना ही देखना है, क्योंकि सुभाष घई अगर कोई फिल्म बना रहा है मतलब वो बहुत अच्छी फिल्म होगी। उसमें एक फिल्म है जिसमें वो राजकुमार और दिलीप कुमार दोनों साथ में है उस फिल्म में, बहुत फेमस पिक्चर है जिसमें दोनों में बड़ी वो राइवलरी होती है, सुभाष घई की। तो वो फिल्म मुझे आज भी याद है कि उसमें बड़े तगड़े डायलॉग्स वगैरह हुआ करते थे, और फिल्म में एक बार कहीं कहीं वो सुभाष घई 1 आधे मिनट के लिए उनकी एंट्री होती है, वो हमेशा होता था। और ये जेकी साहब तो खैर इंट्रोड्यूस ही सुभाष घई ने किया था, तो सुभाष घई मतलब हमारे लिए वो था कि वो बहुत मोस्ट लाइक्ड डायरेक्टर ऑफ आवर टाइम, उस तरह का था फिल्म मेकर की ये है। और उसको शोमैन भी बोलते थे कई तरह से, क्योंकि सुभाष घई ने जिसको हाथ लगा दिया वो आदमी बड़ा कलाकार बन जाता था। ये सब जब आप यहाँ पे इंटरेक्ट आपने किया इतने सारे लोगों से, तो वो अपना भी सिनेमा लाए, क्योंकि अलग अलग जगह रीजनल सिनेमा भी उसी तरीके से था। जैसे राजस्थान की भी बहुत सारी फिल्में थी जो कि इधर उधर छोटे छोटे कस्बों के लिए ही टारगेट करके बनाई जाती थी और वो देखी जाती थी, तो राजस्थान से तो आते ही हैं, पर उसके अलावा भी बाकी सारी जगहों से जब लोग आए तो क्या वहाँ पर ऐसा कुछ भी हुआ कि आपने कुछ और फिल्में भी देखी हिंदी सिनेमा के अलावा, और कौन कौन सी लैंग्वेज का सिनेमा में भी आपने देखा है? इंग्लिश अगर सिनेमा देखा तो कैसे उसका एक्सपोजर हुआ, कैसे फिर? हम तो वो टीवी पे जो फ्राइडे को मूवी आती थी, वो चाहे इंग्लिश हो, असमी हो, उर्दू हो, बंगाली हो, तमिल हो, कोई सी भी पिक्चर आए, वो शुक्रवार शाम वाली पिक्चर देखने के लिए टीवी के सामने बैठ जाते थे हॉस्टल में। और हाँ, क्योंकि उस समय सोर्स ऑफ एंटरटेनमेंट में वो एक टीवी होता था, और उस टीवी पर जो कुछ भी आ जाए, जैसे चित्रहार का हम सब लोगों को बड़ा फैसिनेशन होता था, पहली बार फिल्मों के गाने ऐसे सुनने को मिलते थे, तो उसका बड़ा क्रेज हुआ करता था। म्यूजिक कंजम्पशन कैसे, मतलब आपने कैसे कंज्यूम किया है, कैसे होता था? म्यूजिक कैसे, म्यूजिक के लिए मेरे पास में एक रेडियो हुआ करता था बहुत पुराने ज़माने का, और वो रेडियो मैंने कहीं से बहुत कम पैसे का रेडियो था, पर जैसे यूँ तो मैंने अपने घर पे भी हमेशा फिलिप्स का रेडियो हुआ करता था, या पहले मॉर्फी के रेडियो आते थे, उससे पहले एक फालना के रेडियो आते थे राजस्थान में, एक फालना करके जगह, और वो उसमें एक डोरी होती थी, हमको वो इवन वो डोरी अगर गिर जाती थी तो हम लोगों को चढ़ा के और उसको वापस सेट करना भी आता था। और उस जमाने में केवल मीडियम वेव और शॉर्ट वेव होता था, MW और SW, FM तक नहीं होता था। हमको पता था कहाँ कौन सा आएगा, कितना बजेगा, तो वो था। और वो तो खैर बहुत, वो तो मेरे को उसकी रेडियो की वो वाली मेमोरी तो 70s की भी है, मतलब लेट 70s में जब बिल्कुल 7, 8, 9 साल के रहे होंगे तब भी उसकी मेमोरी है। लेकिन म्यूजिक को म्यूजिक के सेंस में कंज्यूम करना अगर मैं कहूँ तो मेरा पहला जो म्यूजिक इंस्ट्रूमेंट, म्यूजिक प्लेयर जिसको मैं कह सकता हूँ, वो मैंने खरीदा था। उसकी बड़ी फैसिनेटिंग स्टोरी है। मैंने विक्रम यूनिवर्सिटी में मेरे मास्टर्स में टॉप किया था, हिंदी यूनिवर्सिटी, पॉलिटिकल साइंस। आई वाज गोल्ड मेडलिस्ट इन सोशल साइंसेस। तो वो जो गोल्ड मेडल जब लेकर मैं आया तो एमफिल में जब एडमिशन लिया तो एक मेरिट स्कॉलरशिप होती है, और वो मेरिट स्कॉलरशिप में 300 रुपीज पर मंथ वो देते हैं, और 10 मंथ्स के लिए देते हैं। तो कोई मुझे 3000 रुपए उस जमाने में स्कॉलरशिप में देते, और दैट वाज अ वेरी बिग सम। तो मेरे से सब मेरे क्लासमेट्स ने बहुत शिकायत की, इतना
गाना पसंद था तो उनको एक पार्टी तो देते। मैंने किसी को पार्टी नहीं दी, मैं सबसे पहले गया और सोनी का लाल रंग का एक म्यूजिक सिस्टम था मेरे पास, उसको मैंने खरीदा जाके। वो मेरी फर्स्ट म्यूजिक, और उसमें फिर कैसेट का वो जमाना आ गया था। और एक फ्रीगंज में एक हमारा आनंद म्यूजिक वाला हुआ करता था, तो उसके पास जाते थे, एक लंबी सी लिस्ट लेके अपनी पसंद के गानों की पूरी लिस्ट बना लेते, और वहाँ से फिर वो म्यूजिक का इंटरेस्ट डेवलप हुआ। लेकिन हमारी म्यूजिक में मोस्टली गज़लें होती थी। मुझे उस समय बहुत महंगा था, HMV की कैसेट आप नहीं खरीद सकते क्योंकि वो बहुत महंगी थी। LP रिकॉर्ड्स से वो जब पहली बार उसको कन्वर्ट कर रहे थे कैसेट्स में, तो वो कैसेट्स बहुत महंगी थी। मतलब ये काम हमारा 15 रुपए में हो रहा था, तो वो 150 रुपए की थी, तो लगभग 10 टाइम्स था, मतलब अफोर्डेबल नहीं था। तो हम फिर इस तरह की जो है वो म्यूजिक उससे कॉपी करा के लेके आते थे। तो ये बहुत लंबे समय तक म्यूजिक का कंजम्पशन उस तरह से चला। फिर उसके बाद शादी हो गई, शादी के बाद फिर सिनेमा का कैसे, क्योंकि उस टाइम के बाद से एक थोड़ा थोड़ा चेंज आने लग गया ना, कि उस टाइम के जैसे आप फिल्में देखते थे वो चेंज हो गया। अब वो जो फिल्में देखते थे वो सारी फिल्में नहीं देते, वो फिल्टर आउट होने लग गई थी। तो वो फिल्टर आउट की प्रोसेस कहाँ से शुरू हुई, कैसे हुई वो धीरे धीरे, कि नहीं ये देखना है, अब ये देखना है। पहले शायद स्टार, पहले डायरेक्टर के नाम से देखा जाता था, अब वो धीरे धीरे कैसे फिर बदलने लगा? वो तो ऑब्वियस है। फिर आप जब फिर जिंदगी आपकी बदल रही है वहाँ पे, तो वहाँ आकर सिनेमा जो है आपका वो है तो सही, क्योंकि आप जब नई नई शादी करते हैं तो आपके जो बाहर जाने के जो 2-3-4 बड़े कारण होते हैं, उनमें से एक सिनेमा होता है कि आपको क्या करना है। तो आप वही वीकेंड पर आप कोशिश करते हैं कि कुछ सिनेमा देखेंगे। तो मुझे लगता है वो जो हमारी वो जो जर्नी थी जिसमें वीकेंड पर सिनेमा था, वो वीकेंड तो नहीं था, पर जब भी कोई हम इनिशियल ईयर्स में तो ये ज़्यादा इस चक्कर में नहीं पड़ते थे कि इस फिल्म का रिव्यू कैसा है। कोई भी फिल्म आई है, कलाकार अच्छा है जिसको हम पसंद करते हैं, या वो उसमें 3-4 बड़े क्राइटेरिया थे, या तो वो कलाकार होता था, या उसकी थीम, या जैसे हम कोई पिछली मूवी देख के आए और उस समय जो हमको ट्रेलर्स दिखाए जाते थे, तो उन 3-4 ट्रेलर्स में से समझ में आया था कि ये वाली फिर से देखना। तो वो ट्रेलर हमारे लिए टेक अवे था। और उस समय तो कोई इंटरनेट जैसा कोई मीडियम नहीं था कि जिससे हमको ये पता चले। फिर एक और काम करते थे, अखबार में उसका रिव्यू आ जाता था सिनेमा का। फ्राइडे की सिनेमा का रिव्यू सैटरडे को या संडे को पब्लिश हो जाता था। तो वो भी एक सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन था कि इस मूवी को देखने जाना ही है। तो वो एक तरीका था। पर बहुत वायलेंट या बहुत उस तरह की मूवी का कभी बहुत फैसिनेशन था ही नहीं। मूवी का मतलब है कि अगर आप 3 घंटे बाद जब वापस लौट के आ रहे हैं, सिर बहुत भारी नहीं होना चाहिए, और आपको ऐसा नहीं लगना चाहिए कि आप कहीं बहुत बोझिल माहौल में चले गए और आप मतलब ऐसा लग रहा है कि बिल्कुल। तो सिनेमा आपको इन्फ्लुएंस उस तरह से करता है। तो सिनेमा का हम लोगों का जो बेसिक आइडिया था कि इट शुड एंटरटेन यू। एंड ऑफ द डे व्हेन यू आर कमिंग आउट फ्रॉम ए फिल्म, तो ये आपको लाइट हार्टेड फील कराए, एक अच्छी वाइब्स आए, अच्छे लोगों को आप देख के आओ। बहुत और कोई सिनेमा का अगर कंटेंट है तो वो नहीं चाहिए, वो एक था दिमाग में नहीं थी। लास्ट एक वही करेंगे कि 3-4 फिल्में, 2-3 जितनी भी आपके दिमाग में आ गई, इम्पैक्टफुल अगर आपको शब्द नहीं यूज करना, तो ऐसी की जो कि याद रही आपके साथ लंबे समय तक, ऐसी कोई फिल्में रही उन 3-4 फिल्मों के बारे में एक आफ्टर टेस्ट होता ना कि वो रह जाती है फिल्में ऐसे लंबे टाइम तक, या आपने देखा वाओ ये क्या देखे मैंने, वैसा टाइप की ऐसे 3-4 फिल्में कभी भी किसी भी टाइम पे फिल्में मेरे साथ इस मामले में बहुत ही कमजोर मेमोरी है। सबसे खराब चीज ये है कि मेरे को वो फिल्म उतने ही समय के लिए मेरे साथ रहती है, या कुछ थोड़े से समय तक रहती है, और मेरी मेमोरी में इरेज हो जाती है। आई नो कि मैं ऐसा लगता था कई बार उन फिल्मों को देखते मैं इनको कभी नहीं भूलूंगा, लेकिन मैं बहुत मजेदार ढंग से उन सबको समय के साथ भूल गया। और वो मैं उनको ऐसे टिप्स पे कभी भी नहीं बता सकता। कोई ऑफेंडेडली मुझे पूछे तो, अगर मुझे कोई रिकॉल करवाए तो मैं उसको बता सकता हूँ हाँ वो तो बहुत ही जानदार था।
अब जैसे बहुत सारे लम्हे बहुत अलग ढंग से याद आती है, वो अलग तरह का जोनर था, वो बहुत अच्छी लगती है। एक उससे पहले वो पिक्चर, मैं उसका नाम भूल रहा हूँ, जो जैकी श्रॉफ वाली जिसमें वो बकेट से मारता है, वो फिल्म में भूल रहा हूँ, पर वो मुझे बहुत डिस्टिंक्टली रिमेम्बर है जिस फिल्म को। जैसे उस जमाने में साजन बहुत अच्छी लगी थी संजय दत्त की, पर वो उन सब फिल्मों का कोई ऐसा अपने ऊपर इम्पैक्ट हो गया हो या हमारी लाइफ को मूव कर दिया हो या उस फिल्म ने जिंदगी के बारे में सोचने का दृष्टिकोण बदल दिया हो, ऐसा कभी नहीं हुआ। फिल्म मेरी उस पूरी यात्रा में केवल इतना ही काम किया, वो उस समय के लिए मुझे एंटरटेन किया और फिर निकल गई। बहुत लंबे समय तक बैठी नहीं रही। तो वो एक अलग तरह का अनुभव है फिल्म को लेकर। पर ये ऐसी लम्हे, साजन, ऐसी और कोई जिनने एंटरटेन किया? हाँ, एंटरटेन तो किया। एंटरटेन करने वाली तो बहुत मूवीज दो तीन और फिल्मों का, जैसे मतलब कलाकार बता सकते हो, जैसे हम श्रीदेवी की फिल्में बहुत शौक से देखने जाते थे इसीलिए, क्योंकि वो उस समय उनकी फिल्में बहुत अच्छी लगी। माधुरी की लगभग सभी फिल्में बहुत अच्छी लगी। ये बाद वाली फिल्में मुझे उतनी फैसिनेट नहीं करती है जितनी पहले वाली। बाद मतलब बाद वाली, जैसे ये जो शाहरुख खान वाला जो दौर है, मुझे लगता है मैं उसके पहले का हूँ, ऐसा मैं मानता हूँ। क्योंकि वो जो पूरा स्टफ है वो मुझे कभी भी बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरीली फैसिनेट नहीं करता है रिलेटिवली। ये अलग बात है कि इवन उसके बाद के भी बहुत सारे कलाकार, जैसे मुझे आमिर की फिल्में हमेशा बहुत पसंद आई, चाहे वो उनकी ये क्रिकेट वाली फिल्म लगान हो, मतलब मैसेज जिस फिल्म में होता है वो अच्छी तो लगती है, पर वो फिल्म ऐसी होना चाहिए कि वो बिल्कुल ऐसी आराम से स्मूथली चली जाए और कुछ ऐसा बहुत अच्छा। मुझे बहुत फिल्मी फिल्में अच्छी नहीं लगती। ए फिल्म विच इज वेरी फिल्मी, मतलब जब मुझे लगता है कि एक्सेप्टेबल नहीं है, बहुत यूटोपियन है, बहुत अनरियलिस्टिक है, तो वो मुझे बहुत फैसिनेट नहीं करती वो चीज, क्योंकि मुझे लगता है ये हो ही नहीं सकता। बहुत पिनाकल पे जाके बहुत एक्स्ट्राऑर्डिनरी एफर्ट के बाद भी अगर ये नहीं हो सकता, तो फिर ये फिल्में भी हो रहा है तो मैं इसको बहुत डाइजेस्ट नहीं करता हूँ। मैं फिर अपने आप को आंख बंद कर लूंगा या मुझे लगेगा नहीं ये कोई बात नहीं है। तो वो है मेरे साथ, वो वाला इशू है। बस फिल्म में आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के लिए देखते थे? पर नहीं, फॉर मैसेजिंग ऑल्सो, फॉर मैसेज टू द एक्सटेंट की बहुत इम्पोर्टेंट, क्योंकि समाज में जो कुछ भी हो रहा है वो फिल्मों में दिखाया जाता है। तो फिल्मों से हम कितना कुछ सीखे हैं। फिल्मों ने पूरे समाज का निर्माण किया है और बहुत सारी फिल्मों के बारे में ऐसा भी कहा जाता है कि वो अहेड ऑफ टाइम होती है। तो कई बार आपको आपके समाज में होने वाले बदलावों की आहट देती है। आप कई सारी चीजें उनको देखकर बदलते हैं। हमारी रीति रिवाज, परंपराएं, सोचने समझने के तौर तरीके, पारिवारिक रिश्ते, उन सब के बुनने की जो पूरी कहानी है उसमें फिल्में बहुत महत्वपूर्ण है। लेकिन मैं उस कंटेक्स्ट में फिल्मों को बहुत महत्वपूर्ण मानता भी हूँ और उनकी भूमिका है भी सही। और अब तो आज के कंटेक्स्ट में अगर इस पूरी कहानी को देखने की कोशिश करें तो आज तो वो कौन सा ऐसा सिनेमा है जो आपकी फिंगर से दूर है, एक वन क्लिक अवे है। इतना स्टफ है, इतनी इंफॉर्मेशन है और इतनी वैरायटी की सिनेमा आपके आसपास आ गया है। तो अब तो आपके पास एक्सेस ही एक्सेस है। जो हम जब आज से 20 साल पहले, 25 साल पहले की जिंदगी के कंटेक्स्ट में देखते हैं तो लगता है कि अगर ये फिल्म उतर गई मतलब आप जिंदगी में उसको कभी नहीं देख पाए। हमारे लिए वो इमेजिनेशन था कि अब ये फिल्म चली गई इस शहर से, मतलब अब ये फिल्म हमारी जिंदगी में लौट के कभी नहीं आएगी। तो डिजिटाइजेशन ने जो रिवोल्यूशन किया है वो सिनेमा ने, मुझे लगता है अब ये जो समय है, ये समय तो एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी टाइम है। ये समय तो अब दुनिया में सब कुछ आपके पास है। मतलब आप
कि पहुंच तक हर चीज है, उसमें सिनेमा भी है। आप चाहे जिस तरह का सिनेमा चाहे जब चाहे जहाँ देख सकते हैं।